नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। चुनावी पारा चढ़ रहा है, प्रचार जोर पकड़ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है और शब्दों के तीर ऐसे चल रहे हैं जो मर्यादाओं को कोसों पीछे छोड़े जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है और ना अंतिम बार होगा। देश में चुनाव आते ही राजनीतिक दलों के बीच भाषा की मर्यादा तोड़ने की जैसे प्रतिस्पर्धा होने लगती है। यदि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) द्वारा बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, तो प्रतिष्ठा के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। इन दो अधिकारों को संतुलित करने का एक संवैधानिक आवश्यकता है, लेकिन चुनावी संग्राम में भाषाई गरिमा को तार तार करने का अवसर कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। राजनीतिक दल कोई भी हो, नेता कितने भी उच्च पद पर क्यों ना हो, लेकिन शब्दों का चयन करते समय वो लक्ष्मण रेखा को पार कर ही देते हैं। ये सब होता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। हालिया मामला राहुल गांधी के एक बयान को लेकर है। न्याय यात्रा जब अमेठी पहुंची तो राहुल गांधी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, वाराणसी में हमने यूपी की सच्ची हालत देखी है। सड़क पर युवा शराब पिए हुए लेटे हैं, शराब पीकर युवा बाजा बजाकर नाच रहे हैं। जो बेचारा रोजगार चाहता है वो पेपर देता है तो पेपर लीक हो जाता है। बेरोजगारी के कारण युवा परेशान है। राहुल के इस बोल पर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी वो बयान नशे की हालत में दिए होंगे। लोग भी बोलते हैं कि राहुल गांधी रात को पब में चले जाते हैं और उनका नशा नहीं उतरा होगा। फिर वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा दिए गए विवादित बयान पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के युवराज कहते हैं कि काशी और यूपी के युवा नशेड़ी हैं। ये कैसी भाषा है? उन्होंने कहा कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है वो यूपी के, मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। जाहिर है ये तो शुरुआत है। शब्दों की मर्यादा और तार तार होने को तैयार है और चिंता यही है कि ये अपशब्दों के बोल कब रुकेंगे। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। पहले चुनावों में नेहरू के समाजवाद, वामपंथियों के मार्क्सवाद, बीजेपी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मवाद सहित अनेक तरह के सिद्धांतों पर खुलकर बहसें सुनने को मिलती थीं, पर अब पूरे फसाने में इनका जिक्र तक नहीं था। दलीय राजनीति में उत्तेजना और आरोप प्रत्यारोप स्वाभाविक है, लेकिन शब्दों का अनुशासन किसी भी कीमत पर भंग नहीं किया जाना चाहिए। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? राजीव गांधी जी अपने जान दिए इस देश के एकता के लिए, तो ये सब हमने किया, तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है, चूहे के जैसा है। नेताओं को ये भी होश नहीं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद व्यक्तियों से बड़े होते हैं। ऐसे पदों पर आसीन व्यक्तियों को असंसदीय उपाधियों से नवाजना किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता। विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, नेताओं ने जुबान के मामले में सारी मर्यादाएं दाग पर रखी थी। चुनाव प्रचार में दिग्गज नेताओं ने जिन शब्दों और शैली का चयन किया था, उसकी नजीर देश के राजनीतिक इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलती। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेताओं ने उन बातों से कोई सबक नहीं सीखा और अभी भी वही सिलसिला जारी है। दरअसल जब राजनीति वैचारिक आधार खो देती है, तब राजनीतिक कार्यकर्ता ऐसा आचरण करने लगते हैं। ये घटनाएं संकेत देती हैं कि राजनीति किस हद तक
वैचारिक दिवालियेपन के शिकार हो रही है। राजनीतिक दलों में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की परिपाटी बंद हो चुकी है। हर नेता शॉर्टकट तलाश रहा है। बदजुबानी इसी शोध का दुष्परिणाम है। इस मामले में सभी राजनीतिक दलों को अपने लिए आचार संहिता बनानी चाहिए ताकि गांधी, नेहरू और भगत तिलक की राजनीतिक परंपरा मौजूदा दौर की घटिया शैली के आगे सिर्फ इतिहास में कैद होकर न रह जाएं। जहां नेताओं के सुरताल बिगड़ते देखे जा रहे हैं, सियासत में भाषा का लिहाज और मर्यादा अब शायद गुजरे जमाने की चीजें हो चुकी हैं। खासकर माहौल चुनावी हो तो नेताओं को जैसे स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है। पिछले चुनाव के दौरान देशवासियों ने प्रधानमंत्री के लिए पहली बार चोर जैसा अश्लील और असभ्य शब्द को सुनने को मिला, और वह भी बिना किसी प्रमाण के। न जाने क्यों चोर चोर चिल्लाने की जिद में कुछ लोग इतनी ढिठाई पर क्यों उतर आए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगने के बावजूद निरंतर भाषा का चीरहरण करते रहे। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। राजस्थान की जनता के दिल में एक नई आवाज उठ रही है। गली गली में शोर है, हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, लखू भाई पाठक और सेंट किट्स रिश्वत मामले में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव का नाम लिया गया तो विपक्ष के कुछ लोगों ने संसद में श्री 420 के नारे लगाए। इस पर विपक्ष के नेता दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको डांटा और प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखने को कहा। और जैसा अखबारों में छपा है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मेरी क्या औकात है, मैं इस तरह का कानून बनाऊं, आपकी राय के खिलाफ कानून बनाऊं, मेरी क्या औकात है। भारत का प्रधानमंत्री इस भाषा में बोले मुझे पसंद है। अगर प्रधानमंत्री की औकात नहीं है तो इस देश में किसकी औकात है? वो सबसे बड़े प्रतिनिधि। हालांकि एक मामले में तो अदालत ने राव को कसूरवार ठहरा दिया था, पर इसके बावजूद उनके पद के मान सम्मान का विपक्ष ने पूरा ध्यान रखा। इसके विपरीत वर्तमान विपक्ष ने तो सारी लोकतांत्रिक मर्यादाएं तार तार करके रख दी। बंगाल में ममता बनर्जी उदाहरण है कि जिस पार्टी के नेता ज्यादा खटीली जुबान का प्रदर्शन करते हैं, वे अपरोक्ष रूप से अपने समर्थकों को हिंसा के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जहरीली जुबान नहीं कोई लगाम। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली से कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, पूर्व मंत्री तेलंगाना से कोंड्रू पुष्पलीला जी, सपा प्रवक्ता यूपी से नेहा यादव जी, प्रदेश सचिव आप पार्टी हरियाणा से तालिम गुर्जर जी, टीएमसी प्रवक्ता पश्चिम बंगाल से एहतेशाम हक जी और वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से अरविंद खोकर जी, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले कैप्टन आई सिंह जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में बयान दिया, वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बयान दे रहे थे वाराणसी के युवाओं को लेकर। एक राजनीतिक बयान था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से फिर आपके जो सांसद है मनोज तिवारी, उन्होंने एक व्यक्तिगत बयान दे डाला और नशे से उसको जोड़ दिया। क्या इस तरह के बयानों की आवश्यकता की क्या, मतलब इस तरह के बयानों की क्या जरूरत है? अगर राजनीति हो रही है तो राजनीति में कुछ अच्छे शब्दों का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर राजनीति में कोई आरोप लगा रहा है तो आप भी आरोप लगाइए, आप भी उसको डिफेंड कीजिए, लेकिन इस तरह के शब्द, इस तरह की बातों की क्या आवश्यकता है? देखिए भागीरथ जी, बयान सरकार के ऊपर हो, किसी नेता के ऊपर हो, तो वो एक बार वो तो मान्य हो जाते हैं, चलो सरकार के लिए तो सभी कहते हैं। अगर आम जनता के लिए अगर इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाए, यहाँ की आम पब्लिक, यहाँ का युवा तो नशेड़ी हो चुका है,
तो ये वहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा अपमान है। और सबसे बड़ी बात देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह कि जिसकी भागीदारी हर चीज में आगे है। आप अगर उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो या मेडिकल सेक्टर हो या अन्य सेक्टर हो, उनमें उत्तर प्रदेश के युवा सबसे अग्रणी है। और उन युवाओं को कहा जाए कि ये तो नशेड़ी है, तो ये दर्शाता है कि ये इनकी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, हार की खींच है, जो उन्हें लग रहा है कि हम 2 बार जो तो बिल्कुल हार चुके हो, तीसरी बार लेकिन मनोज तिवारी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या उनके पास कोई प्रमाण है? क्योंकि देखिए, हमने देखा है कई लोग इस तरह के बयान दे देते हैं और फिर जब कोर्ट में मामला जाता है माफी मांगनी पड़ती है। अगर आपके पास प्रमाण है तो इस तरह की बातें कीजिए। मुझे लगता है राजनीति में अगर प्रमाण भी हो तब भी इस तरह की बातचीत क्यों करनी चाहिए? व्यक्तिगत क्यों जाना? राजनीतिक बयानों का राजनीतिक जवाब दे सकते हैं ना, व्यक्तिगत बिना जाए। देखिए भागीरथ जी, जो राहुल ने कहा है वो तो ऑन रिकॉर्ड है, ये नहीं कि कहीं पीछे कह दिया किसी ने सुना नहीं। मैं सांसद मनोज तिवारी की बात कर रहा हूं, जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया है, इस बयान के बाद, राहुल गांधी के इस बयान के बाद वो क्या है कि क्रिया की प्रक्रिया है। उन्होंने अगर आम जनता के लिए कहा है तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। आप राजनीतिक, वो हमारे लिए कहते, हमारी पार्टी के लिए कहते, हमारे देश के प्रधानमंत्री को वो रातों दिन गालियां देते, कभी उसका कोई जवाब ऐसा नहीं दिया जाता है। अगर वो आम जनता के लिए जिस तरह के उन्होंने शब्द निकाले हैं तो वो तो बिल्कुल ही अब अशोभनीय है और उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, आम जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको जो है ना राजनीति के ऊपर बोलिए ना, क्या दिक्कत है? अगर आप जनता को ही कहने लगे तो नशेड़ी है, क्योंकि आपको वोट नहीं मिल रहे, आपको कोई वहां से सीट नहीं मिल रही। एक राहुल गांधी की सीट है, वो भी राहुल जी हार चुके थे और अब की बार उन्हें लग रहा है कि एक भी यहाँ नहीं मिलेगी, तो ठीक है, जनता के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल देते तो जनता को ही नशेड़ी बताने लग गए। तो इतनी भी मानसिकता को मत गिराइए कि जिस जनता के वोट से आपने वर्षों राजनीति उत्तर प्रदेश से ही करी है और आज उसी जनता को आप जो है ना नशेड़ी बता रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस के लिए बड़े शर्म की बात है। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए और नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पुष्पलीला जी, जिस उत्तर ठीक है उत्तर प्रदेश ठीक है भदौरिया जी, ठीक है पुष्पलीला जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया, कह रहे हैं आई सिंह भदौरिया जी कह रहे हैं जो मनोज तिवारी ने बयान दिया है वो क्रिया की प्रतिक्रिया है। राहुल गांधी ने बयान दिया, जनता के बारे में इस तरह की बातें कही, इसलिए जो मनोज तिवारी सांसद उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, उनका मैंने प्रश्न आपने पूछा था, उनका समाधान भी मैंने सुनी थी। मगर उनको बोलने का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, किसी का प्रधानमंत्री है भाई? देश का प्रधानमंत्री है। जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, राइट्स है, वो राइट्स में जो पब्लिक का जो प्रॉब्लम हो रहा है अनएम्प्लॉयड का यूथ के लिए, राहुल जी ने कुछ कहा था, उसमें क्यों ऐसे बात कुछ भी नहीं है। हम लोग भी सुने थे वो बातें, आपको बुरा क्यों लग रहा भाई? पूरा प्रश्न नहीं पूछना क्या? क्या प्रधानमंत्री बोलो तो क्या अलग बने हैं क्या? आज जनता का समाधान, जनता के विषय में जो भी पूछेगा, आम जनता भी पूछेगा, प्रधानमंत्री इतना बड़ा नहीं है, बोलना पड़ेगा, समाधान देना पड़ेगा। चाहे विपक्ष के रूप में राहुल जी ने कुछ पूछा तो आप उसकी तरफ से समाधान बोलना चाहिए। क्या चुल्ली भर पानी में क्यों डूब मरेंगे भाई? देश का अभी प्रधानमंत्री को एक बात भी नहीं करने के लिए पूरा हमारा वॉइस को, हमारा गला को तोड़ने का लोग ऐसा साजिश कर रहे हैं, कुछ बात ही नहीं निकलना क्या? ऐसा कुछ बंधन रख दिया क्या हमारा को? काली वोट डालो, ईवीएम में डालो, आपका मशीन दबा लो तो दबाते चले जाओ, आप जीतते जाओ, बस यही होना क्या हमारा को? ठीक है पुष्पलीला जी, मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों को मुद्दा उठाना चाहिए, अगर कुछ खराब चीजें दिखाई देती है उसकी बात रखनी चाहिए। लेकिन पुष्पलीला जी देखिए, यहाँ पर हम दो तरह से भी बातें कर रहे हैं कि आखिर इस तरह के बयान क्यों सामने आते हैं। ठीक है, मुद्दा उठाना चाहिए, विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी है, मैं मानता हूँ विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी है, उनका अधिकार भी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बयान आप लोग के नेताओं की तरफ से भी आए, चाहे वो हम पीएम मोदी को लेकर हम बात कर लें, इस तरह के बयान है, चाहे मौत का सौदागर है, तमाम बहुत सारे बयान है, अगर लिस्ट में जाऊंगा तो बहुत लंबी निकलेगी। लेकिन अगर आप लोग भी कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो कुछ अच्छे शब्दों के साथ, क्योंकि मुद्दा उठाइए, जरूर उठाइए, लेकिन बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं लगता है कि आखिर इस तरह के शब्द क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे शब्द जो समाज में कहने के एक्सेप्टेबल नहीं है, उन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?
मुझे तो नहीं लगा वो तो शब्द जो नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लिस्ट बहुत लंबी है। मैं कुछ पुराने बयानों की बात कर रहा हूँ। वर्ड नहीं प्लीज सुनिए 2 मिनट। जो अनपार्लियामेंट वर्ड्स यूज करे तो अपन संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके हिसाब से बात नहीं करने का बातें ऑलरेडी संविधान में है। मगर ये जो क्रिया प्रक्रिया जो सामने वाला कुछ बोलता है उसी व्यवहारिक भाषा में अच्छी बातें ही उन्होंने कहा था। आपको अच्छी बात में बोलने का है तो आप बोल ठीक है, लेकिन चौकीदार चोर है। इस मामले में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी थी कोर्ट में। क्यों मांगेंगे भाई? नहीं, मांग चुके हैं ऑलरेडी। वो मांग चुके हैं ऑलरेडी। मैं कह रहा हूँ चौकीदार चोर है। जिस तरह से ये बातें कही गई थी, इस बातें को लेकर राहुल गांधी को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। मैंने भी आपको क्लिपिंग भेजूंगी पार्लियामेंट की तरफ से, जैसा मोदी जी ने कैसा करा, ऐसा हाथ दबा, ऐसा बातें करते हुए, कुछ चुलबुले बातें करते हुए, सामने वालों को इंसल्ट करते हुए। वो एक हमारा महिला है MP रेणुका चौधरी, उनको तो शूर्पणखा कहा था उन्होंने। क्या यही है क्या औरतों को रेस्पेक्ट देने का पार्टी? यही प्रधानमंत्री है क्या? फिर हम भी लिखेंगे, हम भी निकालेंगे, पूरे चिट्ठा निकाल के डालेंगे पब्लिक के सामने, कौन अच्छा है कौन बुरा है, पब्लिक ही फैसला करेंगे आने वाला चुनाव में। तो आप जैसा आपका चैनल के तरफ से ये आपको भी बुरा लगा क्या? पब्लिक तो बुरा नहीं है। जो यूथ के लिए उन्होंने कहा था वो बातें उन्होंने बोला, हाँ ये हो रहा है वहां पर, काशी में होने दो, कहीं भी होने दो। तो देश में किसी भाग में भी इश्यू हुआ तो एक राहुल गांधी प्रतिपक्षी नायक के रूप में उन्होंने पूछा था पब्लिक के वॉइस में, तो मना है क्या? कुछ गलती कर दी है क्या? क्षमा मांगे किसके लिए? उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं जाने के, उनको ऐसे करने, ऐसे पूछने वाला एक ही प्रधानमंत्री हमारा राहुल जी को वहां से निकाल के छोटे बात में उन्होंने खुद सारी बोले जैसा कोर्ट के अनुसार फिर उन्होंने लेना पड़ा। इसमें जीत किसका हुआ? राहुल जी का जीत हुआ। सॉरी क्यों बोले? खुद के लिए नहीं बोले। उन लोग ऐसे जबरदस्ती करके हमारे से ऐसा करने का जबरदस्ती फोर्स करके डेमोक्रेसी को किल कर दे रहे हैं। बात तो हम वही कर रहे हैं ना कि आखिर फिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कि चाहे तो फिर कोर्ट की तरफ से माफी मांगना पड़ता है। कभी कभी हम देखते हैं किसी मामले में माफी भी नहीं मांगते। ठीक है, मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बीजेपी के नेताओं से पूछा कि अगर कोई राजनीतिक सवाल पूछ रहा है, अगर कोई राजनीतिक सवाल पूछ रहा है तो व्यक्तिगत इस तरह की बातें क्यों करना। मैंने बीजेपी के नेताओं से भी कहा है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं तालीम गुर्जर जी आपकी पार्टी के नेता भी पीछे नहीं। आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी तमाम तरह के ऐसे बयान आए, कुछ तो ऐसे धार्मिक बयान आया, मुझे लगता है कि अगर वो उसमें पुलिस सही तरह से उसमें एक्शन नहीं लेती तो किसी तरह कुछ मामला भड़क सकता था। आपकी पार्टी भी पीछे नहीं है इस तरह के बयान देने के मामले में? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। हमारी पार्टी इस बात का समर्थन नहीं करती, ना नेताओं का समर्थन करती। लेकिन हमारी पार्टी विश्वास करती है विकास के कामों में, देश को आगे बढ़ाने में बात करती है मतलब। लेकिन दूसरी बात एक और बताता हूँ, अभी पिछली बार लोकसभा के अंदर एक सांसद थे, उनको विदुरी ने क्या बोला? आतंकवादी बोला। आतंकवादी आपके जो हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता है उन्होंने मुख्यमंत्री को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी कहा, पाकिस्तानी बोला। लेकिन सर उन पे इस बीजेपी सरकार ने क्या कार्रवाई करी है? आपने क्या कार्रवाई करी मुझे बताइए। मैं तो बता रहा हूँ, आपके पार्टी के नेता ने जो मुख्यमंत्री उनको पाकिस्तानी कह रहे हैं, वो आप आतंकवादी की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा उनको पाकिस्तानी कह रहे हैं वो। इसलिए तो मैंने कहा कोई पार्टी के नेता पीछे नहीं है, हर कोई यहाँ पर होड़ मची हुई है कि हम किस तरह से आगे निकल जाए। यहाँ पर बात करते नहीं सर, हमारी पार्टी विकास पे बात करती है। अगर ये पार्टी कभी कहते पाकिस्तान चले जाओ, कभी कहते हिंदुस्तान छोड़ दो, तुम आतंकवादी हो, किस पर बात करते हैं? किस चीज पे ये एक्शन लेते? कोई एक्शन लेते? विकास की बात करते हैं। आपके नेता, आपके जो मंत्री रह चुके हैं राजेंद्र प्रताप गौतम, वो ये तक कह चुके सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। मुझे बताइए कौन सी विकास की बात है? ये कौन सी विकास की बात है? आपके नेता का बयान है। नहीं सर, देखिए सनातन धर्म ना तो कभी खत्म हुआ ना कभी खत्म। नहीं, लेकिन बता रहा हूँ आपके नेता ये बयान दे चुके हैं। आप कह रहे हैं ना हम विकास की बातें करते हैं, इसलिए मैं वही कहा कि आप मानिए कि आपके नेता भी इस तरह के बयान देते हैं। हाँ, देते हैं। नेता ने किसी ने बयान नहीं दिया सर, कैसा बयान नहीं दिया हमारे नेताओं ने। 2 बयान में आपको बता चुका हूँ, आप मान नहीं रहे इस बात को। ये बीजेपी की IT सेल है सर, ये बीजेपी की IT गजब है। वाह। लेकिन भदौरिया जी कहते हैं कि ये नशे के वो करते हैं, जो यूपी में राहुल गांधी ने बयान दिया, लेकिन हम उसका समर्थन नहीं करते। हम उनका समर्थन कभी नहीं करते, इस बात का समर्थन हम खंडन करते हैं।
ठीक है, लेकिन ठीक है। मुझे लगता है कि देखिए इस तरह के बयान सभी पार्टियों के नेताओं की तरफ से आते हैं और यहां पर तो ऐसा लगता है शायद एक होड़ मची हुई है कि कौन ज्यादा आगे निकल जाएगा। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए जिस तरह से हम देखें, कोई भी पार्टी पीछे नहीं है इस तरह के बयान देने को लेकर। हर पार्टी के नेता, चाहे वो छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, इस तरह के बयान देते रहते हैं। आपकी पार्टी की तरफ से भी लगातार बहुत इस तरह के अजीब से बयान आते रहते हैं। ममता बनर्जी की बात कर लूं तो उन्होंने खुद कहा था मोदी इस देश के सबसे बड़े दंगाबाज हैं, और भी बहुत सारे। नड्डा फड्डा वाला बयान तो उनका बड़ा फेमस है, उसके तो बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं। आखिर क्यों? राजनीति में अच्छे शब्दों का भी तो इस्तेमाल हो सकता है ना। आप आरोप लगाइए, प्रत्यारोप कीजिए, आप लोग डिफेंड कीजिए, लेकिन शब्दों की एक संयम तो बरतना चाहिए ना हर पार्टी के नेताओं को। एहतेशाम जी, मुझे लगता है शायद आपने म्यूट करके रखा है अपनी तरफ से, अगर आप उसको अनम्यूट कर देंगे। ये तो कार्य आपको जी आ रही है आपके पास। ये तो बीजेपी कार्य प्रणाली है कि जो कोई गलत बोलेगा, जो गलत भाषण देगा, पैदा हुआ है कि जो सबका जो प्रयोग राहुल गांधी जी द्वारा हुआ है 2014 मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, मैं आऊंगा आपके पास। अभी एहतेशाम जी से बात करो मैं। हाँ एहतेशाम जी, 2014 के बाद कहीं न कहीं देश की परिस्थिति बहुत ही बद से बदतर है। जो हमारे नेताओं को जो वाजिब बात कहीं न कहीं हक बात निकल जा रही है। जैसा कि हमारे 2014 से पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था लोगों से कि मैं भारत के प्रत्येक युवाओं को 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। तो आज समझ लीजिए 10 साल का कार्यकाल हो रहा, तो 20 करोड़ युवाओं विफल हो गए। तो हमको कहीं न कहीं लगता है कि हमारे नौजवान डिप्रेशन में है और बहुत परेशानियों में है। इसलिए उन्होंने डिग्रियां हाथ में रखे हुए है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नौकरियां नहीं मिल रहे हैं। और जो हमारी बड़ी बड़ी बातें कहे थे कि 15 लाख रुपया हर एक भारतीय को देंगे, हम तो समझते हैं कि किसी भी लोगों को अकाउंट में नहीं आया। उन्होंने बड़ी बात कही थी कि हम बेकारी को दूर कर देंगे। उन्होंने कहा था कि 70 रुपया का पेट्रोल है, हमारी सरकार आएगी तो 35 रुपया में कर देंगे। तो मोदी जी जो क्या है वो झूठी सरकार है। इस तरह से लोगों से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगने चाहिए और यही राजनीति है। लेकिन जी हमारे नौजवान लेकिन अहम मुद्दा हमारा ये है कि इस तरह से जहरीली जुबान का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आप कई अच्छे शब्द हैं उनका इस्तेमाल करके भी आरोप लगाया जा सकता है ना। बात तो पैदा होगी, जब बेकारी बढ़ेगी तो पैदा तो होगी। हमारे नौजवान, भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवानों की आबादी समझ लिया हमारे देश भारत में है। पूरी दुनिया में 60 से 65% हमारी आबादी मुल्क भारत में है। और हमारे नौजवान जो समझ लिए कि आज सबसे ज्यादा वोट की आग देखेंगे संख्या तो हमारे नौजवान देते हैं। तो आज क्या उन्हें तो डिप्रेशन है, वो तो कहीं न कहीं पी कर करके कहीं न कहीं इस तरह के वो जो हालात जो पैदा हो रहे हैं वो डिप्रेशन के वजह के हो रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं, ये सोचना चाहिए हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कहे थे। अभी देखिए नया उन्होंने सगुफा जो जुमला दिया है कि अब की बार 400 के पार। आप बताइए भागीरथ जी किस अकॉर्डिंग से वो जनता से 400 सीट मांग रहे हैं। देखिए ये जुमलेबाज सरकार है। ये तो राजनीति है ना। आप भी बोलिए हम भी 400 पार, कोई नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन अपनी बात रखने के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल क्यों? मैं वही कह रहा हूँ आपसे। देखिए राजनीति में राजनीति होनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए, जो भी राजनीति पार्टी है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, आप शब्दों का इस्तेमाल क्यों? आपकी पार्टियों की तरफ से भी, आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी आप शब्दों का इस्तेमाल होता है, उसकी क्या आवश्यकता है? हम सीधे तौर पर मुद्दे तो रख सकते हैं। भागीरथ जी, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि इनके जो यहाँ हमारे विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी जी है, हमारे सिख कम्युनिटी के आईपीएस को इन्होंने कहा खालिस्तानी। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंगाबाज कह रही है, वो तो और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नड्डा फड्डा कह रही है। ये बताइए मुझे, आप क्या ये ठीक है? क्या आप भागीरथ दंगा भूल गए क्या? 2002 का दंगा गुजरात उनके हाथ समझ लिए क्या परिस्थिति है। उसके बावजूद भी समझ लिए कि वहां बिल्किस बानो का केस में सभी को बरी कर दिया गया। तो ये तो समझ लिया आप लोग एंकर बैठे हुए, आप लोग देखिए दुनिया आप लोगों के चैनल से माध्यम से देखता है, तो कहीं न कहीं हम समझते हैं आप चतुर्थ स्तंभ है। यही तो विडंबना है ना कि हमारे नेता कुछ भी बोले सब अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे पार्टी के नेता कुछ बोलते सब खराब बोल रहे हैं। यही विडंबना है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के अब शब्दों की जो एक सीमा है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि सबको लगता है हम अच्छे हैं, दूसरा खराब है यहाँ पर। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अरविंद खोखर जी, आखिर क्या वजह है जब चुनाव पास आते हैं तभी इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल ज्यादा होना शुरू हो जाता है, या फिर अब भारतीय राजनीति में ये शब्दों का इस्तेमाल अब एक चलन बन गया है कि जो जिस तरह से इस तरह से हर शब्दों का इस्तेमाल करेगा वो ज्यादा बड़ा नेता कहलाएगा, या फिर ज्यादा मीडिया अटेंशन मिलेगी उसको?
देखिए, पहले जो हाल का जो बयान है राहुल गांधी का, उसका मैं उसके पीछे के बैकग्राउंड में बताता हूँ। देखिए, आंकड़े कहते हैं कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन जो शराब की खपत थी, शराब और बियर की, 85 करोड़ रुपए थी। अब 2023 का जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा, वो 115 करोड़ रुपए है, और उसमें वाराणसी जोन में 6 से 8 करोड़ रुपए की डेली शराब और बियर की बिक्री हो रही है। अब इतनी बिक्री हो रही है तो वो पी भी जा रही है। तो एक आंकड़ा हुआ। अब दूसरा आंकड़ा बताते हैं। देखिए, एक राजनीतिक परिवेश होता है। राहुल गांधी का जो सौभाग्य है वही उसका दुर्भाग्य है। राहुल गांधी जिस परिवार में पले बढ़े, जिसके दादा, जिसकी नानी, मापा और दादी प्रधानमंत्री रही हैं देश की, तो उनका ये सौभाग्य था। लेकिन उनके जो सुरक्षा के चलते उनके साथ जो घटनाक्रम है, वो भारतीय परिवेश से, भारतीय समाज से ज्यादा घुल मिल नहीं पाए। तो भारतीय समाज की जो मनोदशा उनको नहीं समझते हैं। अब इसको एक उदाहरण समझ सकते हैं कि राम को काटकर सेब खिलाओ और सेब को काटकर राम को खिलाइए, तो दोनों में फर्क आ जाता है। यही राहुल गांधी के साथ है। दूसरी है कि जो परिस्थिति को समझना। देखिए, ये जो मैंने आंकड़ा बताया, आंकड़ा राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, लेकिन इसके साथ लेकिन मनोज तिवारी के भी बयानों का भी जिक्र कर दीजिए। मुझे लगता है कि शायद वो तो और ज्यादा व्यक्तिगत चलेगा। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, जो परिवेश है उसमें राजनीतिक समझ ये होती है कि इस शब्द को कहाँ बोलने से कितना लाभ या कितनी हानि हो सकती है। देखिए, जो मैंने आंकड़ा बताया, आंकड़ा डरावना है, लेकिन इससे ज्यादा जो शराब की जो खपत है पंजाब में होती है। तो राहुल गांधी ये बात पंजाब में नहीं कह सकते, और यही उनकी राजनीतिक समझ का एक वो परिणाम है कि वो ऐसी बातें कहते हैं जिसको बीजेपी हाथों हाथ वो लपक लेती है। जहां तक देखिए मनोज तिवारी की बात है, मनोज तिवारी तो जब राजनीति में आए भी, नीतीश से जब इनके गाने आते थे भोजपुरी में, उन्होंने दिल्ली की लड़कियों को लेकर के इतनी अश्लील बातें की थी, तो उनके देखने के बाद तो राजनीति में ऐसे आदमी को होना भी नहीं चाहिए। लेकिन राजनीति में जनता ने चुना, तो उनके सब जो पिछले कामों पे, जो गलत काम थे, उनको अब जिक्र होना बंद हो गया। जनता जनार्दन ने जिसको चुना उन्होंने। मुझे लगता है ये एक आपने एक आखिरी में एक अहम लाइन बोली आरपी श्रीवास्तव सर, कि देखिए जिस तरह से भी बात कर रहे थे जिन नेताओं का, उन्होंने कहा कि जनता ने उनको चुना है। तो क्या आप जनता भी इस तरह के आप शब्दों को बहुत लाइट लेती? ठीक है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तब चलता रहता है, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखें सोशल मीडिया में आजकल रील का जमाना है और इस तरह के हम कई शब्दों को देखते हैं, तो क्या आप जनता को भी फर्क नहीं पड़ता? उनको भी बड़ा मजा आता है, ठीक है नेता आपस में ऐसे लड़ रहे हैं और हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो कहना कहो हम अपने हिसाब से वोट करेंगे। ये भागीरथ जी, संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत है, आप देखते होंगे कि यहाँ पर बोलने की आज़ादी अपना संविधान लोगों को देता है। लेकिन पिछले समय में आपने देखा होगा कि जो नेता थे वो विचारधारा के ऊपर टकराव करते थे, व्यक्तिगत नहीं आते थे। लेकिन अभी जो राजनीतिक जो व्यवस्था बदली है 2014 या उससे पहले भी बदली थी कुछ, कि उसमें एक दूसरे पर पर्सनल अटैक बहुत होने लगे हैं। और उसका एक नतीजा है कि आपने कोई एक ऐसा दल बताइए जिसमें इस तरह की बातें नहीं उठती हैं। लगातार एक दूसरे के ऊपर तंज कसे जाते हैं, वो भी व्यक्तिगत ज़्यादा होते हैं। और उसको क्या किया जाता है कि एक तरह से जो समझदार, जैसे जिस तरह से मोदी जी के बारे में आप देखिए, वो इतनी सफाई से बात पकड़ लेते हैं और जनता से कनेक्ट कर देते हैं, उसका उनको फ़ायदा भी मिलता है। यही बात जो है राहुल गांधी के साथ नहीं है। राहुल गांधी अगर कोई बात बोलते हैं तो निश्चित हो, जो पिछला जो देखिए बनारस में जो भाषण दिया या जो बात कहा, उसमें कोई हमको ऐसी बात नहीं लगी कि जिससे पूरे के पूरे नौजवानों पर सीधा जो एक तरह से अटैक किया गया हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी के अगर पाले में गेंद गई है तो निश्चित रूप से उस पर खेल जाएंगे। जहाँ तक मनोज तिवारी का, देखिए प्रधानमंत्री जी ने वैसा तो नहीं बोला जिस तरह से मनोज तिवारी ने जो व्यक्तिगत अटैक किया, ऐसा नहीं कहा। लेकिन फिर भी राजनीतिक रूप से ऐसे बयान बहुत मायने रखते हैं। जैसे अब पिछले दिनों में आप देखे होंगे, एक बयान आया 2019 में कि चौकीदार चोर है। अब आप समझिए कि उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री जी ने उसका उपयोग किया। सारे चौकीदारों पर अपना उस पर लगा लिया, डीपी पर। मतलब है कि हम भी चौकीदार करके आ गया। तो वो मैनिपुलेट कर लेते हैं इस बात को, और निश्चित रूप से उसको लेकर के जो है जब चुनाव आता है तो उसका भरपूर उपयोग करते हैं। हमें लगता है कि ये भी जो बयान आया है, शायद इसका भी कोई मायने निकल गया और इस पर सीधा जो है राहुल गांधी के ऊपर अटैक हो। अब रही बात है कि जो बयान पिछले दिनों में आए हैं भागीरथ जी, आपने देखा होगा कोई भी दल इतना स्तर नीचे गिर गया है आज की डेट में, उस पर कोई लगाम नहीं है। और निश्चित रूप से इस पर जो जरूर चर्चा होनी चाहिए। सवाल यह है कि पहले और आज में अंतर इतना है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, ऐसे बयान आते हैं, बहुत सारे लाइक्स मिल जाते हैं, लोग उसको फैला देते हैं। लेकिन कानून को भी आप देखिए, इसमें कानून को हस्तक्षेप करना चाहिए। राहुल गांधी एक प्रकरण में आपने देखा, उनकी सदस्यता जाते जाते बच गई, अन्य जगहों पर हो जाती है। तो इन सारे बयानों पर समाज के लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह के बयान नहीं। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन नेताओं की है जो आज बड़े दल हैं और उनके बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं। इस तमाम चीज़ों को इनको सोचने की ज़रूरत है
और इन्हें बयान देने से कम जो है ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए, जिससे समाज में एक गलत संदेश जाता है। और रही बात पहले के नेताओं में, आपने देखा होगा कि उनका काम ही था कि वो विचारधाराओं की लड़ाई लड़ते थे। एक दूसरे पर जो टीका टिप्पणी होती थी उसमें शब्दों की मर्यादा होती थी। तब भी ऐसे नहीं थे कि बयान तल्ख नहीं होते थे, बिल्कुल होते थे, लेकिन व्यक्तिगत बयान नहीं होते थे, मर्यादा के अंदर होते थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और इसलिए ऐसा लगता है कि पहले की राजनीति कहीं ना कहीं मतभेद वाली राजनीति थी, लेकिन अब यहाँ पर शायद मनभेद भी सामने आते जाते हैं और तभी इस तरह के हार्श बयान सामने आते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, देखिए जिस तरह से आरपी श्रीवास्तव सर कह रहे थे कि जो बड़ी पार्टियां उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, और हमें नरेंद्र मोदी का 2014 में वो बयान भी याद है जब आप लोग की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम पूर्ण बहुमत से आए तो हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी बड़ी पार्टी, तो इस मामले में आप लोग की पार्टी को ज्यादा संयम बरतना चाहिए। तो क्या मनोज तिवारी को किसी तरह की कोई ताकीद किया जाएगा, उनको कहा जाएगा कि इस तरह के कम से कम व्यक्तिगत बयान तो नहीं दें? क्योंकि देखिए राजनीति में एक राजनीतिक बयान होता है, समझ में आता है। क्योंकि अगर देखेंगे आप, राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं एक परिदृश्य बताने की कोशिश की, सच है झूठ है उसका खुलासा आप कर सकते हैं, लेकिन मनोज तिवारी ने तो सीधे राजनीतिक से छोड़कर व्यक्तिगत बयान दे दिया है। तो बड़ी पार्टी आप है, तो बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस तरह के बयानों के इन्हें खंडन करे, सपोर्ट नहीं करे कम से कम आप लोग। ये भागीरथ जी, राहुल गांधी का ये पहला स्टेटमेंट नहीं है। इनके हीट स्पेस के जो है ना, कम से कम इनके ऊपर 5-6 केस चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में। तो राहुल गांधी को जब समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, भारतीय संस्कृति से वो नहीं घुले मिले हैं, यहाँ की संस्कृति से अच्छी तरह वो वाकिफ नहीं है, क्योंकि वो जो भी शब्दों का उच्चारण करते हैं वो गलत ही होता है। तो कम से कम उनका, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं तो इसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अगर मैं आपकी बात मान लूं तो आपकी पार्टी के नेता तो इसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं ना, ज्यादा से ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। मनोज तिवारी की बात कर लीजिए, अभी मैं वही तो कह रहा हूं, आप बड़ी पार्टी हैं, लगातार 10 सालों सत्ता में है, तो बड़ा दिल रखना चाहिए, कम से कम अपने शब्दों में संयम बरतना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राजनीतिक बयान को एक राजनीतिक बयान से उसको डिफेंड किया है, तो लेकिन व्यक्तिगत बयान तो नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं ना, कम से कम सपोर्ट तो नहीं होना चाहिए। बड़ी पार्टी आप है तो बड़ी जिम्मेदारी भी आपकी है। देखिए भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी जल्दी से कभी किसी के ऊपर इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देते। एक मनोज जी ने आप देखिए ना, प्रधानमंत्री, लेकिन आप मानते हैं व्यक्तिगत आरोप लगाना कहीं ना कहीं ठीक नहीं था? वो नहीं, आप एक चीज देखिए ना कि प्रधानमंत्री जो देश के हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते, उनके लिए तो कांग्रेस पार्टी डेली गालियां देती। अभी ठीक है, ये गाना, ये प्रवक्ता जो बैठे, ठीक है, देखिए यही मैंने कहा, इसलिए यही विडंबना है। अगर हम बात करते कि मैं जब स्कूल में था, एक हमारा जो हमारी प्रेयर थी कि दूसरों की जय के पहले खुद को जय करो। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर अगर कोई कमियां उसको हम दूर करें तो सामने वाला भी मुझे लगता है अपनी कमियों को दूर करेगा। लेकिन यहाँ हम अपनी कमी छोड़कर दूसरों की कमियों को गिनाना शुरू कर देते हैं। पुष्पलीला जी, यही हाल आपकी पार्टियों के साथ भी। अगर आप ठीक है, समय मेरे पास कम है पुष्पलीला, यही हाल आपकी पार्टियों के नेताओं के साथ भी है। आप दूसरे की पार्टियों की कमियां गिनाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी जिस तरह के बयान देती है उसको आप लोग बचाव करते रहते हैं। हमारा पार्टी व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं करेंगे, कभी राहुल जी भी कभी नहीं किया है। ये लोग भारतीय संस्कृति उनको नहीं मालूम है, राहुल जी को कुछ नहीं मालूम है। यहाँ का पैदाशी बच्चा है, यहाँ का सिटीजन है, यहाँ का उनका बाप जो है राजीव जी ने यहाँ पर जन्म दिया है, इंदिरा जी उनकी नानी है। अभी तक ये बीजेपी वालों को मानना दिल नहीं होता है, राहुल जी को संस्कृति नहीं मालूम है। आप सिखाएंगे क्या, स्कूल लगाएंगे क्या बीजेपी वाला? हमारा संस्कृति क्या है? जब बेटा बाप का रिश्ते को समझ नहीं सकते, और ये अपोजिशन पार्टी वाला जो पूछने का तरीका में उन्होंने पूछ रहा है, तो आप ऐसा, आपका नेता इंडिविजुअली अटैक, उनकी संस्कृति क्या है? क्या एनआरआई नहीं है आपका बच्चे? कोई पुष्पलीला जी, आपके पार्टी के नेता हैं तो बोटी करने की बात कर चुके हैं, बोटी करने की बात कर चुके हैं। आपके नेता तो मारने की बात कर चुके हैं। इसलिए मैं वही कह रहा हूँ, हर पार्टी इसमें आगे कहीं ना कहीं हमेशा से दूसरे पार्टियों की बात करती है। ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगी। जब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत किया था, उनको हमारा तेलंगाना में प्रधानमंत्री बार आने के बाद भी यहाँ पर जीत नहीं हुई। अभी न्याय यात्रा किया था, उन्होंने क्या पूछा था? अभी एक भाई ने कहा था
अनएम्प्लॉयड प्रॉब्लम ज्यादा हो गया है। ठीक है पुष्पी लाल जी, मुझे लगता है आपसे वर्तमान में जो बयान उसका जिक्र कर रही है, लेकिन मैं पूरा एक बयान जिक्र कर रहा हूं जो पिछले, अगर हम देख रहे हैं पिछले तकरीबन 15-20 सालों से इस तरह के बयान सामने आना शुरू हो गए। मौत का सौदागर, मणिशंकर अय्यर का बयान तो हमें वो पता है, वो शब्दों में इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। कितना नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को इस शब्द से, उस शब्द का इस्तेमाल भी यहाँ नहीं कर सकता जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया था। मैं वही कह रहा हूँ, हर पार्टी कहीं ना कहीं इसमें आगे। ठीक है तालिम गुर्जर जी, आप कह रहे थे कि हमारी पार्टी बड़ी अलग है। पुष्पा जी माफी चाहूंगा, थोड़ा मेरे पास समय कम है, समय बचेगा मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अभी हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, उनको क्या बोल रहे हैं सर? अगर हमारे नौजवान अपना हक मांगते तो उनको क्या बोलते हैं? ये उनको आतंकवादी बोलते हैं, उनको खालिस्तानी। ये कौन है? ये तो उनसे बड़े आतंकवादी खालिस्तानी है सर। ये अरे बंगाल में देख लो जो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। तालिम गुर्जर जी, आप अपने दिल में हाथ रख के बोल सकते हैं कि आपकी पार्टी के नेता इस तरह के बयान नहीं देते। तालिम गुर्जर जी, अपने दिल में हाथ रख के बोलिएगा आप कि हमारी पार्टी के नेता कोई भी इस तरह का विवादित बयान नहीं देते हैं। आप भी जानते हैं आपकी पार्टी के नेता भी कई विवादित बयान देते, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आप तो राजनीति बदलने आए थे ना। उनको बचाने में लगी है। अगर ईडी वहाँ जाती है अपना कार्य करने के लिए तो उसके ऊपर हमला हो जाता है। पहले चेहरा देखो कि बंगाल की आपने हालत क्या बना दी है। आज बंगाल को आपने सीरिया से बेहतर बना दिया है। भागीरथ जी हमें 1 मिनट का मौका दिए। भागीरथ जी हमें 1 मिनट आप ही के पास आऊंगा। सरेआम बंगाल में महिलाओं को टीएमसी के नेता उठा रहे हैं और उनके साथ यौन शोषण कर रहे हैं। शर्म करिए आप लोगों को। अगर मीडिया वाले इस पर सवाल उठाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। मीडिया ठीक है, मुझे लगता है दर्शक ने तस्वीर देख रही है कि आप सब एक साथ बोल रहे हैं। मुझे लगता है ठीक है, राजनीति में आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वही है जिस तरह से आप लोग अपनी बात रख रहे हैं बिना अपशब्दों का इस्तेमाल किए, इसी तरह से आप बाहर भी तो बिना अपशब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात रख सकते हैं ना। इसलिए मैं थोड़ा शांत था, कम से कम जनता देखे, अच्छी बात है, अपनी बात रखें। आप लोग विरोधाभास भी हो, अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। अगर आप घर में उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या आप मीडिया में उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप डिबेट में उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर बयान देते समय, स्पीच देते समय शब्दों का ध्यान क्यों नहीं रखते? मुझे 1 मिनट का मौका दिए। 1 मिनट का 2021 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी बंगाल का दौरा करने आए थे, 2021 का विधानसभा इलेक्शन था, तो हमारे नेत्री ममता बनर्जी को इन्होंने अभद्र भाषा किए थे कि दीदी ओ दीदी। देखिए, भारत के एक वाहिद मुख्यमंत्री महिला का ये हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह से बोले दीदी ओ दीदी। लेकिन जब दीदी जी अगर दंगाबाज थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो वर्मा साहब है, तो उस वक्त ठीक है। परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, इन लोगों को गोली मारो सालों को इस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे इसमें की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वहीं से शुरुआत से क्या गड़बड़ी है दिशामूलक जी। लेकिन जब ममता बनर्जी दंगाबाज कहे, नड्डा फड्डा कहे, तब ठीक है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, इस तरह का अभद्र भाषा दीदी ओ दीदी की थी, इस तरह का देखिए परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के गोली मारो सालों को गलत शब्द नहीं है। मुझे लगता है क्या शायद यहीं पर पार्टी समझ नहीं पा रही क्या गलत शब्द है, क्या सही शब्द है, और किन शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, किन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, या फिर हर कोई समझता है कि जो हमने शब्दों का इस्तेमाल किया है वो सही है, जो दूसरी पार्टी करी है वो गलत है। वो अरविंद खोकर जी देखिए, जो बयानबाजी सामाजिकता कटुता को बढ़ाए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और लेकिन आज के दौर में जब बच्चों को हमने पढ़ाना बंद कर दिया, झूठ बोलना, जब आपने देखा होगा डिबेट में एहतिशाम उलग जी दीदी ओ दीदी का जिक्र कर रहे हैं, वहां से बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये गलत शब्द नहीं, ये गलत शब्द नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ, क्या यही चीज है कि हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है, दूसरे जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है? क्या यहीं पर समस्या है? देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आज के दौर में जो नैतिकता के मापदंडों को ध्यान में रखकर हम नेताओं से उम्मीद करें कि बयान दे, बिल्कुल भी जायज नहीं। तो हमने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया आज के दौर में, झूठ बोलना पापा किताबों से कोर्स से हटा दिया गया है ये। और दूसरी बात है, जब राजनीतिक कटुता इस हद तक बढ़ गई है तो जो नेता राजनीति को समझता है वो बयान ऐसे देता है जिससे उसको फायदा होता है, और जो जिसका सामाजिक परिवेश सीमित है वो ऐसे बयान देता है कि वो उसे नुकसान होता है। जैसे हमारे पैनल में ही जो कांग्रेस के मित्र हैं, उन्होंने तो राहुल गांधी की जो इंदिरा गांधी से संबंधित नानी है, दादी, उनको ये स्पष्ट नहीं है। साउथ में बात चल जाएगी, लेकिन ये बात अगर यहाँ इसमें हिंदी बेल्ट में चली जाएगी, राहुल की जो नानी है इंदिरा गांधी,
तो उसी से मामला खराब हो जाएगा, उसी में राजनीतिक रूप से उथल पुथल मच जाएगी कांग्रेस के लिए। तो मेरा यही कहना है कि देखिए राजनीतिक बयानबाजी बिल्कुल मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए, देखिए समाज का जो दायरा है वो खराब ना हो, सामाजिक संबंध खराब ना हो, लेकिन नेता इस चीज को ध्यान नहीं रखते। नेताओं के सामने एक ही तरसता है कि वो वोट कैसे आए, वोट लाने में वो नेता अच्छा बयान दे देता है, भले ही वो बुरा हो कि जिससे वोट मिल जाते हैं, और जो उसका दायरा सीमित है, समाज से इसका संबंध नहीं पढ़ पा रहा है। आपने बड़ी बात की, वोट को लेकर यहाँ पर पूरा फोकस होता है। श्रीवास्तव सर के पास जाऊंगा, लेकिन पुष्प लीला जी आप शायद कुछ कहना चाह रही, समय कम है, अपनी बात को 10-15 सेकंड में रख दीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये लोग जो है ना अनगिनत बातों को लेते हुए टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। पहला अपना पार्टी को सुधारो बोलो, उन्होंने जो है मैं भी तो यही कह रहा हूँ, हर किसी को अपनी अपनी पार्टी को सोचना चाहिए। आप अपनी पार्टी के बारे में सोचिए, बीजेपी के नेता अपनी पार्टी के बारे में सोचिए, टीएमसी के नेता, सपा के नेता अपनी पार्टी के बारे में सोचे कि हम गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह की सोचेंगे, मुझे लगता है सभी पार्टी कहीं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी। आपकी श्रीवास्तव सर देखिए, एक तो बड़ी यहाँ पर विडंबना है कि हर कोई पार्टी दूसरी पार्टी के बारे में बात करती है कि वो पार्टी गलत कह रही है, लेकिन अगर क्या मेन मुद्दा यहाँ पर वोट है, वोट पर फोकस करने के लिए जुबान फिसल जाती है नेताओं की, फिर सोच समझ कर वो बयान देते हैं ऐसे। ठीक है पुष्प लीला जी, समय कम है मेरे पास, समय कम है। समर्थन नहीं करते, निश्चित रूप से मायने रखता है, और ऐसे बयानों से ऐसे लगता है कि उनको किसी भी वोट बैंक को प्रभावित करते, जैसे सामाजिक किसी समुदाय विशेष के बारे में अगर कोई बात करने, अभी एक बयान किसी नेता का जो दिल्ली में आया था, वो किसी समुदाय विशेष को जब टारगेट किया गया तो उसका फायदा किसको मिला? उस पार्टी के लोगों को मिला। मतलब क्या है कि जो ये तो एक अलग मुद्दा है, जो व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे के ऊपर होती है, वहाँ पर ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये रुकेगा नहीं, ये रुकने की स्थिति में नहीं है। कारण इसका है कि रुकेगा इसलिए ठीक है, तालीम जी सुन लेते हैं। इसका वोट बैंक पर सीधा असर पड़ता है, और जब सीधा असर पड़ता है तो नेता वही भाषा बोलता है जो जरूरी होता है, जो मतदाताओं को लुभा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ऐसे बयान आ जाते हैं जो सारी मर्यादाओं को पार कर जाते हैं। अपने काम के दम पर, अपने जो है अपनी योजनाओं के दम पर, अपनी सारी चीज़ों के दम पर अगर वोट मांगा जाता तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे बयानों के दम पर, उनके माध्यम से अगर कोई बात होती है, आपने अपने स्क्रिप्ट में भी बहुत सारे ऐसे बयानों का जिक्र किया जिस पर की चर्चा करना उचित नहीं है यहाँ पर। ये तो सारे बयान हो चुके हैं। अब देखिए 2024 के चुनाव में नए नए जुमले, नए नए बयान आएंगे, एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप जबरदस्त ढंग से होंगे, और फिर ये चुनाव जो है मुद्दों से हट करके जुबानी जंग में तब्दील हो जाएगा आने वाले समय में। तो इस पर भी नज़र रखनी होगी कि किस तरह के बयान आते हैं, या फिर हमारे जो नेता हैं, जो बड़े दल हैं, इन बयानों पर रोक भी लगा सकते हैं। राजनीतिक शुचिता बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर उसको मेंटेन कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी देश और समाज के लिए, और समाज को एक नया संदेश जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कुछ ही महीने बाद चुनाव होने वाले लोकसभा के देखना होगा कि इस तरह के बयानों में और कितनी होड़ मस्ती है। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा, राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए, वैचारिक दिवालिया पर नहीं होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप होने चाहिए, लेकिन शब्दों का ध्यान रखना है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, पुष्प लीला जी, तालिम गुर्जर जी, एहतेशामुल हक जी, अरविंद मुखर्जी और आरपी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर जहरीली जुबान नहीं कोई लगाम, बड़ा सवाल है कब लगाम लगेगी। मुझे लगता है शायद इसका जवाब अभी तो फिलहाल देखते हुए यहाँ पर सामने नहीं आता है, लेकिन हाँ, सभी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए कि उनकी पार्टी के जो नेता कह रहे हैं, शब्दों में संयम बरते, और बरतना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी इससे नुकसान भी होता है। हमने देखा है मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया था दोनों लोकसभा चुनाव में, चाहे 2014 में या 2019 में, उसका कांग्रेस को नुकसान हुआ था। तो अगर नुकसान और नफे की हम बात अगर नहीं भी करें, तो कम से कम यहाँ पर एक भारतीय संस्कृति के हिसाब से, राजनीतिक शुचिता के हिसाब से शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, उन शब्दों का इस्तेमाल करें जो अपशब्द नहीं हो। आरोप प्रत्यारोप लगाना ये राजनीति के काम में और होना चाहिए, लेकिन शब्दों पर लगाम लगनी चाहिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले तीश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।